Good afternoon, all of you. Today we start a new subject, that is बेल लॉगिंग. बेल लॉगिंग क्या है और कैसे करते हैं, ये हमने एक थर्ड सेम में अपना एक टॉपिक था ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में, दैट इज पोर प्रेशर. पोर प्रेशर में हमने देखा था कि बेल लॉगिंग की यूज करके हम पोर प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालेंगे. दो तरीके की बेल लॉगिंग होती है. एक आप ड्रिलिंग के दौरान करते हो साथ के साथ, उसको बोलते हैं लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग, और एक आप ड्रिलिंग होने के बाद करते हो, जस्ट ड्रिलिंग होने के बाद या फिर प्रोडक्शन के समय, उसको बोलते हैं वायरलाइन लॉगिंग. तो इसका यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं. देखो, जब हम बेल ड्रिल करते हैं तो हमको सब सरफेस में क्या चल रहा है ये पता नहीं होता है. हालांकि हमको ये पता होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही है ये हमको कुछ पता नहीं होता. इसलिए हमें नीचे कुछ ऐसे इक्विपमेंट डालने पड़ते हैं जिससे पता पड़े कि नहीं है नीचे जो हम नहीं है पैरामीटर्स प्रोसेस इवॉल्व कराना चाहते हैं वो करेक्टली हो रही हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो रिजर्वायर का जो फॉर्मेशन का डाटा है और जो फॉर्मेशन में फ्लूइड भर रहा है उसका डाटा है, साथ के साथ आपके पेट्रोफिजिकल प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब इवॉल्व करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये बेल बोर है, और इसको हमने ड्रिल किया, साथ में ये ड्रिलिंग स्ट्रिंग है हमारी. ठीक है, और हम नहीं है इस ड्रिलिंग स्ट्रिंग को इवॉल्व कर देंगे, और फिर नहीं है आपका नहीं है जी, मैं वायरलाइन लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग की बात नहीं कर रहा. ठीक है, तो ड्रिलिंग हो गई हमारी, तो हम क्या करेंगे, एक इसमें वायरलाइन से नहीं है कोई इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, और ये इंस्ट्रूमेंट इस फॉर्मेशन की हमको नहीं है प्रॉपर्टी दे देगा. इस फॉर्मेशन में फ्लूइड भर रहा है उसकी प्रॉपर्टी दे देगा. तो सब सरफेस में जो फॉर्मेशन है उसकी रॉक प्रॉपर्टी और जो फ्लूइड भरा है उसमें उसकी नहीं है प्रॉपर्टी निकालने के लिए हम यूज करते हैं बेल लॉगिंग का. तो अगर मैं सिंपली डेफिनेशन में बात करूं तो बेल लॉगिंग क्या है, तो बेल लॉगिंग है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ रॉक प्रॉपर्टी एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी जो आपके नहीं है रॉक में है. ठीक है, और साथ रॉक प्रॉपर्टी और फ्लूइड प्रॉपर्टी किसके लिए निकालते हैं, टू ऑब्टेन वेरियस पेट्रोफिजिकल पैरामीटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मेशन. जैसे मैंने ये फॉर्मेशन ड्रिल कर दिया और मेरे को यहाँ की नहीं है पेट्रोफिजिकल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने हैं, तो मैंने एक वायर लाइन से इंस्ट्रूमेंट डाला. ये क्या करेगा, यहाँ का जितना भी नहीं है रिजर्वायर रॉक का डाटा है और फ्लूइड का डाटा है उसको नहीं है यहाँ से रिकॉर्ड करेगा. ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ नहीं है, हम नहीं है जैसे इसमें से कुछ नहीं है वैल्यू, कुछ नहीं है रे निकलती हैं, कुछ इसमें से ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन, जैसे सेल जनरली रेडियो एक्टिव होती है तो उसमें से गामा रे निकलती हैं. तो अगर हमने गामा रे इंस्ट्रूमेंट डाला तो नहीं सेल से जो गामा रे निकलेंगी वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगी, और फिर जब हम ऊपर इसको नहीं ले जाएंगे और इसकी वैल्यू को देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसने गामा रे रिकॉर्ड करेंगे, तो वहां पर सेल प्रेजेंट हो सकती है, तो फॉर्मेशन से निकलने वाली रे को कैप्चर कर ले. या फिर ऐसा होता है टूल कि नहीं है इसमें से कुछ नहीं है रेंज निकलती है और ये फॉर्मेशन में होकर आती हैं. यहाँ पर ट्रांसमीटर होता है, यहाँ पर रिसीवर्स होते हैं. रिसीवर्स क्यों लेते हैं, एक रिसीवर क्यों नहीं लेते, एक रिसीवर इसलिए नहीं लेते कि नहीं है बाई चांस रिसीवर ने किसी और चीज को मेजर कर लिया हो, लेकिन एक से ज्यादा रिसीवर लेंगे तो नहीं है सारे रिसीवर एक ही चीज को मेजर करेंगे, इसकी टेंडेंसी कम हो जाती है. तो हमने कोई रे डाली इसमें और ये फॉर्मेशन में से होकर आई और ये नहीं है रिसीवर पर नहीं है रिसीव हो गई, फिर हम इसको ऊपर जब नहीं है रीड करेंगे तो हम देखेंगे कि नहीं है हमने रे किस प्रॉपर्टी की डाली थी और फॉर्मेशन से होकर किस प्रॉपर्टी की आई है. तो फॉर्मेशन में जाने के बाद उस रे में क्या चेंजेज हुए, तो जो चेंजेज होंगे वो डिफरेंट रॉक में डिफरेंट चेंजेज होंगे, तो उस हिसाब से हम नहीं है फॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई कि लॉगिंग क्या करती है, जो लॉग टूल होता है वो रिकॉर्ड करता है आपका रिजर्वायर के पैरामीटर्स को और फ्लूइड भर रहा है उसमें उसके पैरामीटर्स को, टू ऑब्टेन पेट्रोफिजिकल पैरामीटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक. ठीक है, अब
ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड है, इसको मेजर हम डेप्थ के साथ करते हैं कि इतनी डेप्थ पे ये हमको पैरामीटर्स मिले हैं, मतलब 2000 फीट पे हमको कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे, 3000 फीट पे हमको कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे, ठीक है। या फिर इसको टाइम के साथ हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं कि इतने टाइम बाद 30 मिनट बाद हमको 30 मिनट बाद हमको इतनी ये पैरामीटर्स मिले और 40 मिनट बाद ये पैरामीटर्स मिले। तो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम पैरामीटर्स की टू ऑब्टेन पेट्रोफिजिकल प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोफिजिकल प्रॉपर्टी, वो हमने डेप्थ के साथ भी नहीं मेजर कर सकते हैं और टाइम के साथ भी मेजर कर सकते हैं और दोनों के साथ मेजर कर सकते हैं कि इतनी डेप्थ पे इतने टाइम पे ये प्रॉपर्टी थी और सेम डेप्थ पे इतने टाइम पे ये प्रॉपर्टी थी, या फिर इस डेप्थ पे इस टाइम पे ये प्रॉपर्टी थी और इस डेप्थ पे इस टाइम पे ये प्रॉपर्टी थी। तो ठीक है, तो हम ये मेजरमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, डेप्थ के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, दोनों के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। और एक टूल से हम रेयर वायर की पेट्रोफिजिकल प्रॉपर्टी जो ऑब्टेन करते हैं रेयर वायर में रॉक प्रॉपर्टी और फ्लूइड प्रॉपर्टी के द्वारा, वो हम चाहे तो एक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, चाहे वेरियस प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके टूल पर। टू ऑब्टेन वन और मोर पेट्रोफिजिकल प्रॉपर्टी इन अ बेल, ठीक है। तो एक टूल से हम एक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं या फिर मोर देन वन प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, वो आपके टूल पर डिपेंड करेगा। और हम इस रिकॉर्डिंग को, इस जो डाटा रिकॉर्ड हो रहा है उसको डेप्थ के रेफरेंस में या फिर टाइम के रेफरेंस में, दोनों के रेफरेंस में हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। और तो हमने डाटा किसके रेस्पेक्ट में लेना है, डेप्थ के में या फिर टाइम के में या फिर दोनों के में, एक से ज्यादा पैरामीटर निकल सकते हैं, वो आपके टूल पे डिपेंड करेगा। बेल लॉगिंग क्या होती है वो मैंने बता दिया। साथ के साथ ये क्या जनरली हमको देता है, परमेबिलिटी, पोरोसिटी, ऑयल वाटर गैस सैचुरेशन, लिथोलॉजी क्या है, सेल है कि सैंडस्टोन है, और बाउंड्रीज क्या है, जो आपकी फॉर्मेशन है उसकी बाउंड्री क्या है। जैसे मैंने यहां से एक रे डाली, कंप्रेशनल सोनिक वेव डाली मैंने, तो ये नहीं है होकर आई फिर होकर आई, ठीक है। तो मैंने देखा कि मैंने डेप्थ इन्वेस्टिगेशन तो रखी 30 फीट की, लेकिन इसमें 30 फीट में टाइम लग रहा है मेरा 40 सेकंड का, लेकिन ये नहीं 30 सेकंड में लौट के आ गई, मतलब मेरी 30 फीट तक गई नहीं, ये 25 फीट से ही लौट के आ गई। तो मैं डिटरमाइन कर सकता हूं कि इसकी बाउंड्री किधर है, और ये भी हो सकता है कि ये 40 सेकंड में ही लौट के आई, ठीक है, और 40 सेकंड में लौट के आई, और साथ के साथ ये 30 फीट तक पूरा घूमकर आई, लेकिन 25 फीट तक जो प्रॉपर्टी थी वो उसने अलग रिकॉर्ड करेंगे और 5 फीट ऑफ प्रॉपर्टी है उसने अलग रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एक तरह की बाउंड्री प्रेजेंट है। तो ये आपने लिथोलॉजी बताएगा, बाउंड्री ऑफ द फॉर्मेशन बताएगा, परमिलिटी, पोरोसिटी, वाटर और ऑयल और गैस सैचुरेशन बताएगा, ये पैरामीटर्स बताएगा और ये चीज बताएगा। और हम रिकॉर्ड इस वे में कर सकते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में, डेप्थ के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में, और टूल एक से ज्यादा भी दे सकता है और एक भी दे सकता है, ठीक है। अगर कोई भी टूल एक वैल्यू दे रहा है तो वो उसका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होगा उस पैरामीटर्स का, और एक टूल एक से ज्यादा वैल्यू दे रहा है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकालेगा, मतलब उसी के लिए बना हुआ, और अदर वैल्यू अपने आप निकल जाएंगी। तो वो जो जिसके लिए बना होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो बेल लॉगिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया, पेट्रोफिजिकल पैरामीटर्स को निकालने के लिए होती है। पेट्रोफिजिकल पैरामीटर्स और पेट्रोफिजिकल पैरामीटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाउनहोल सीक्वेंस, जो सब सरफेस में फॉर्मेशन है उनके नहीं है पेट्रोफिजिकल पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए होती है बाय डिटर्मिनेशन ऑफ देयर रॉक प्रॉपर्टी और फ्लूइड कंटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारे बेल लॉगिंग है उसमें जो टूल डिवाइड किए गए हैं बेल लॉगिंग के, वो नहीं है जो आप डाटा निकाल रहे हो उसके आधार पर किए गए हैं, ठीक है। तो उनको हम देखते हैं और जो हमारे सिलेबस में उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा कि जो टूल डिवाइड किए गए हैं बेल लॉगिंग में,
वो किसके आधार पर किए गए हैं कि वो क्या वैल्यू निकाल कर हमको देते हैं। एक टूल एक से ज्यादा वैल्यू निकाल सकता है, लेकिन स्पेशली हम एक टूल को एक वैल्यू निकालने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे को पोरोसिटी निकालनी है, तो पोरोसिटी निकालने के लिए मैंने एक टूल बनाया, लेकिन वो पोरोसिटी के साथ अदर वैल्यू भी निकाल सकता है, लेकिन मेनली उसको क्या निकालना पड़ेगा, पोरोसिटी। तो उसके आधार पर टूल को क्लासीफाई किया गया है। जैसे मेरे को लिथोलॉजी डिटरमाइन करनी है, तो लिथोलॉजी डिटरमाइन करने के लिए आपके मेनली 2 टूल होते हैं, एक आपका एसपी लॉग और एक आपका गामा रे लॉग। आपको पोरोसिटी डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो आपके पोरोसिटी डिटरमाइन करने के 3 टूल होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन लॉग, सोनिक लॉग, डेंसिटी लॉग। आपको नहीं रेजिस्टिविटी पता करनी है, फॉर्मेशन में कितनी वाटर की रेजिस्टिविटी कितनी है, आपके नहीं है मड की रेजिस्टिविटी कितनी है, मड फिल्ट्रेट की रेजिस्टिविटी कितनी है, ये सब टर्म मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल लॉग यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेल लॉगिंग में जो टूल्स क्लासिफाई किए गए हैं वो इस आधार पे किए गए हैं कि आप नहीं है उन टूल से कैसी वैल्यू निकालोगे मेनली। तो परमेबिलिटी और लिथोलॉजी आप किससे निकालोगे, स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग से या फिर सेल्फ पोटेंशियल लॉग से, दैट इज एसपी लॉग से। सेकंड, आप नहीं है ये दोनों प्रॉपर्टी आप गामा रे लॉग से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और सेकंड क्लासिफिकेशन आता है कि आप पोरोसिटी किससे निकालते हो। पोरोसिटी आप सोनिक लॉग से भी निकाल सकते हो, डेंसिटी लॉग से भी निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन लॉग से भी निकाल सकते हो। और थर्ड होता है आप रेजिस्टिविटी किससे निकालोगे, मड की रेजिस्टिविटी, फॉर्मेशन फ्लूइड की रेजिस्टिविटी, जैसे फॉर्मेशन फ्लूइड में आपका ऑयल हो गया, वाटर हो गया, गैस हो गई, इनकी रेजिस्टिविटी किससे निकालोगे, इलेक्ट्रिकल लॉग से। तो हम नहीं इनको सेपरेटली पढ़ेंगे, पहले हम नहीं परमेबिलिटी एंड लिथोलॉजी लॉग्स पढ़ेंगे, फिर हम पोरोसिटी लॉग्स पढ़ेंगे, फिर हम रेजिस्टिविटी लॉग्स दैट इज इलेक्ट्रिकल लॉग्स पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग्स से मैं खाली परमेबिलिटी और लिथोलॉजी निकालूंगा, इनसे और भी अदर फॉर्मेशन के पैरामीटर्स निकलेंगे, लेकिन मेनली आपका जो निकलेगा वो आपको इससे क्या निकालना है, परमेबिलिटी और लिथोलॉजी, ठीक है। तो आपको नहीं है बेल लॉगिंग के बारे में पता पड़ गया कि बेल लॉगिंग का काम क्या होता है। सब सरफेस के नहीं है जो पेट्रोफिजिकल पैरामीटर्स है उनको निकालते हैं, किसके द्वारा, रिजर्वायर रॉक जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज को निकाल के फ्लूइड भरा है उसमें उस प्रॉपर्टीज को निकाल के, साथ के साथ इससे हम क्या निकालते हैं, मेनली पोरोसिटी, परमेबिलिटी और फ्लूइड सैचुरेशन। फ्लूइड में आपके ऑयल, वाटर और गैस। और लिथोलॉजी कौन सी, सेल है कि सैंडस्टोन है कि लाइमस्टोन है कि क्ले स्टोन है, जो भी है कौन सी लिथोलॉजी है, और जो आप नहीं है जिस फॉर्मेशन में निकाल लो उसकी बाउंड्री कितनी है, ठीक है। और ये डाटा किसके रेस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हो आप, डेप्थ के रेस्पेक्ट में रिकॉर्ड कर सकते हो, टाइम के रेस्पेक्ट में रिकॉर्ड कर सकते हो, दोनों के रेस्पेक्ट में रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ के साथ आप ये टूल पे डिपेंड करेगा कि आप एक डाटा निकाल रहे हो कि मोर देन 1 डाटा निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये बेल लॉगिंग हो गई। बेल लॉगिंग में जो टूल्स डिवाइड किए गए हैं वो किस आधार पर किए गए हैं कि आप उस टूल से कौन सा डाटा निकाल रहे हो, ठीक है। तो हमने ये एक एक करके इन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक दिन में एक टूल करेंगे, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। जैसे एसपी लॉग है, एसपी लॉग आपका बहुत बड़ा लॉग है, मतलब उसके बारे में पढ़ने के लिए बहुत है, तो हम इसको 1, 2, 3 दिन में कवर करेंगे। तो मेनली हम ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में हम नहीं है एक से ज्यादा लॉग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ के साथ हम नहीं है इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं गेट्स में वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम टूल पढ़ेंगे दैट इज एसपी लॉग, सेल्फ पोटेंशियल लॉग या फिर स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग क्या करता है, ये स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग मेजर करता है फॉर्मेशन में जो नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल है वो जनरेट हो रहा है ना, फॉर्मेशन है इसमें नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसको मेजर करता है ये, ठीक है। तो पहली लाइन क्या है, एसपी लॉग मेजर स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल मेजरमेंट रिकॉर्ड द चेंज इन नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ या फिर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मेनली एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ निकालते हैं इन द बोर होल, ठीक है। ये क्या करता है, जो नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल है ना फॉर्मेशन में उसको मेजर करता है विद रेस्पेक्ट टू द डेप्थ और टाइम, मेनली डेप्थ के साथ इन द बोर होल, ठीक है। देखो जो आपका ड्रिलिंग के बाद फॉर्म होल बनता है वो होता है आपका बोर होल, और ये बोर होल ओपन होल सेक्शन होता है, ठीक है।
तो बोर होल नहीं है, ड्रेन के जस्ट बाद का जो होल बनता है उसको बोलते हैं बोर होल और ओपन होल सेक्शन। ठीक है, देखो हमने 12th में पढ़ा था, जब हम नहीं है पोटेंशियल निकालते थे तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते थे, हम ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल निकालते थे बाय कंसीडरिंग अ रेफरेंस पोटेंशियल। ठीक है, जैसे मेरे को कोई सर्किट दे रखा है, ठीक है, और इधर भी एक वैल्यू ले लो। ठीक है, तो सॉरी ये बड़ी होगी शायद। ठीक है, तो मेरे को इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ए पे बी पे निकालना है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने सिर्फ ए पे पोटेंशियल क्या होगा, बी पे पोटेंशियल क्या होगा, मैं ऑलवेज इस किसी रेफरेंस पॉइंट के आधार पे इसका पोटेंशियल निकालूंगा, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी एंड सी। तो हमने 12th में पढ़ा था कि पोटेंशियल हमेशा चेंज इन पोटेंशियल निकाला जाता है, ना कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। यहां पर भी ऐसे ही होगा, जो मैं नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालूंगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालूंगा, बल्कि चेंज इन नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल निकालूंगा। वो कैसे निकालूंगा, देखो ये मेरा बोर होल है, ये मेरा फॉर्मेशन है, यहां की मेरे को नहीं नेचुरल अकरिंग पोटेंशियल निकालना है, मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट डाल दिया एसपी लॉग वायर लाइन से, और यहां पर मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर जो मेजर करेगा पोटेंशियल को, नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल को। लेकिन जो ये एसपी लॉग लगाया है ये एक इलेक्ट्रोड होगी जो पोटेंशियल जनरेट कर पोटेंशियल को मेजर करेगी। जो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाई है तो जो यहाँ पर जो पोटेंशियल मेजर करेगी ये तो एब्सोल्यूट करेगी। सो मैं क्या करूंगा, सरफेस पे इस वोल्ट मीटर को एक और इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दूंगा। अब जो पोटेंशियल निकलेगा नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल को चेंज इन नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल निकलेगा विद रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि एसपी लॉग आपको नहीं है, चेंज इन नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल, नेचुरली जो इस फॉर्मेशन में अकर हो रहा है पोटेंशियल उसकी वैल्यू देगा विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ और प्रेशर, मेनली डेप्थ इन द बोर होल। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देगा, कोई पोटेंशियल की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, ये हमेशा आपको चेंज इन नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल देगा। अब चेंज निकालने के लिए हमेशा रेफरेंस स्टेट की जरूरत होती है, तो मैंने सरफेस पे जो इलेक्ट्रोड रखी है उसको रेफरेंस स्टेट मान लिया और दोनों के बीच में लगा दिया वोल्ट मीटर जो मेजर करेगा चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, जो नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल है ना उसमें भी दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ईसी और ईके। ठीक है, और ईसी में भी दो आपके पोटेंशियल होते हैं, दैट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एसपी लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन बिहाफ ऑफ गेट। ठीक है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो दो तरीके के इसमें पोटेंशियल जनरेट होते हैं नेचुरली, केमिकल पोटेंशियल और काइनेटिक पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल पे भी आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, जनरली हम क्या देखते हैं कि जो ई के काइनेटिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है या फिर इसकी वैल्यू होती नहीं है। तो मेनली जो आपका पोटेंशियल जो टोटल पोटेंशियल होता है, टोटल नेचुरल अकरिंग पोटेंशियल होता है उसकी एक्चुअल में वैल्यू तो ईसी प्लस ई के होती है, लेकिन जनरली नॉर्मल फॉर्मेशन में ई के की वैल्यू नियरली 0 होती है। तो ई टोटल आपका क्या हो जाएगा, ईसी, और ईसी क्या है, ई लिक्विड जंक्शन प्लस ई मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ई के की वैल्यू कहां पर नहीं है होती है, जो मोर डिप्लीटेड रिजर्वायर होते हैं उसमें ई के की वैल्यू 0 ना होके कुछ अमाउंट में होती है, तो वहां पर हमारा ई टोटल कितना हो जाएगा, ईसी प्लस ई के। ठीक है, और ईसी क्या हो जाएगा, ई लिक्विड जंक्शन और ई आपका मेम्ब्रेन। तो वही मैंने आप लिखा है कि दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं नेचुरली अकरिंग जो एसपी में कंट्रीब्यूट करते हैं,
दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक। इलेक्ट्रोकाइनेटिक को आप इलेक्ट्रो फिल्ट्रेशन पोटेंशियल या स्ट्रीमिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल तो हमेशा प्रेजेंट होगा, जब नहीं है आपका नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल दैट इज एसपी लॉग में वैल्यू आई। देखो यहाँ पर नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल होगा तो यहाँ पर एसपी लॉग की रीडिंग आएगी, जब जनरेट होगा तब तो रीडिंग आएगी, जनरेट नहीं होगा तब रीडिंग नहीं आएगी। और कहाँ जनरेट नहीं होगा ये हम देखेंगे। तो जब नहीं है नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल बन रहा है तब ईएसपी की वैल्यू आएगी, और ईएसपी की वैल्यू किन दो वजह से आएगी, केमिकल पोटेंशियल और काइनेटिक पोटेंशियल। काइनेटिक पोटेंशियल ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होता, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, डिप्लीटेड रिजर्वायर में। तो आपका बचा केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल आपका दो वजह से होता है, दैट इज लिक्विड जंक्शन और मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है। इन दोनों को हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। अब एसपी रिकॉर्ड कैसे करता है, जैसे बोर होल है, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दी वायर लाइन के थ्रू, इसमें वोल्ट मीटर लगा दिया और एक सरफेस पे इलेक्ट्रोड ले ली, ठीक है। तो वही लिखा है वहां पे, द एसपी कैन बी रिकॉर्डेड वेरी सिंपली बाय सस्पेंडिंग अ सिंगल इलेक्ट्रोड इन द बोर होल एंड मेजरिंग द वोल्टेज डिफरेंस, मेजरिंग द वोल्टेज डिफरेंस between the electrode, this electrode and ground electrode, which usually takes the shape of fish, ठीक है, which usually takes the shape of fish, making electrical contact at the earth from the borehole, ठीक है, at the surface from the earth, ठीक है। ये नीचे सब सरफेस है, अर्थ है, वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बना रही है विद एट दिस सरफेस पे, ठीक है। तो ये कैसे मेजर करता है, सिंपली हमने नहीं है एक इलेक्ट्रोड ली, जहां पर हमको नहीं है एसपी वो नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल चेंज इन नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल निकालना है, वहां पर हैंग कर दी वायर लाइन के थ्रू, वोल्ट मीटर लगा दिया, एनोदर इलेक्ट्रोड लगाई सरफेस पे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे पोटेंशियल, वो आपका चेंज इन नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड एट दी सरफेस, ठीक है। ये शेप आपकी फिश लाइक शेप हो गई, और ये आपका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाती है एट दी सरफेस विद दी अर्थ, ठीक है। तो मेजर कैसे करते हैं ये बता दिया मैंने, ठीक है, कि इंस्ट्रूमेंट के नहीं सेटअप कैसे करते हैं ये बता दिया मैंने, ठीक है। सेकंड, जो एसपी लॉग है वो ऑयल बेस्ड मोड में रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे मेरा ये मैंने टूल बना दिया, और जो मैं ड्रिलिंग करने के लिए मड ली थी वो मैंने ली थी ऑयल बेस्ड मड, तो यहां पर तो नहीं है नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, लेकिन ये यहां से यहां तक नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके बीच में है ऑयल बेस्ड मड। ऑयल बेस्ड मड में क्यों ईएसपी जनरेट नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी होती है वेरी लो, तो आयंस को मूव करने के लिए पाथ नहीं मिलेगा, तो ईएसपी जनरेट तो हुआ लेकिन वो नहीं है आपकी इलेक्ट्रोड पे रिकॉर्ड नहीं हुआ ड्यू टू ऑयल बेस्ड मड। और मान लो मैंने इस इलेक्ट्रोड को इस फॉर्मेशन से बिल्कुल चिपका दिया, तो चलो मेजर हो गया, उसकी माइनर वैल्यू मेजर हो गई, लेकिन जो सरफेस पे कंडक्टिंग मीडियम होगा सरफेस पे जाने के लिए वो ऑयल बेस्ड मड में कंडक्ट नहीं होगा, तो ऑयल बेस्ड मड में आपकी ईएसपी की वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती। इसके लिए वाटर बेस्ड मड होना चाहिए। वाटर बेस्ड मड कंडक्टिंग मड होता है, वो आयंस को मूव करेगा, आयंस मूव होंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी तो आपकी नहीं है पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। तो ऑयल बेस्ड मड में आपका एसपी लॉग मेजर नहीं होता ड्यू टू लो कंडक्टिविटी और नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी ऑफ ऑयल बेस्ड मड। थर्ड पॉइंट है कि जो हम नहीं पोटेंशियल मेजर करते हैं जनरली वोल्ट में मेजर करते हैं, लेकिन जो एसपी का पोटेंशियल आएगा वो मिली वोल्ट्स में मेजर करेंगे। और जैसे मैंने क्या कहा, इसको डेप्थ के साथ रिकॉर्ड करेंगे ना, तो मान लो ये डेप्थ हो गई आपकी, ठीक है, इधर की वैल्यू होंगी नेगेटिव, इधर की वैल्यू होंगी पॉजिटिव, और ये होगा 0, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू इधर होगी पॉजिटिव, इधर होगी नेगेटिव, ठीक है। तो उसमें वही लिखा है कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन टू द राइट, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन टू द राइट,
तो देखो इस राइट में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा और इस राइट में नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। अब देखो जो एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है -71 log RMF रेसिस्टिविटी ऑफ मड फिल्ट्रेट और RW, ठीक है। तो जो एसपी की वैल्यू मिलती है वो हमें मिलती है नेगेटिव में। अगर नेगेटिव डिप्लेशन लेफ्ट साइड में होगा तो ये ऑटोमेटिकली एसपी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव डिप्लेक्शन इस साइड में होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव एसपी की वैल्यू इस साइड में हो जाएगी। तो वही उसने कह रखा है कि जो डिप्लेक्शन होगा, पॉजिटिव डिप्लेक्शन होगा टू दी राइट और नेगेटिव डिप्लेक्शन होगा टू दी लेफ्ट, लेकिन क्योंकि इसके फॉर्मूले में नेगेटिव आता है तो एसपी की वैल्यू पॉजिटिव किधर आएगी, इधर, और नेगेटिव किधर आएगी, इधर, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। अब जो बात आती है वह मेन बात है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो आपके मेनली दो तरह के फॉर्मेशन होते हैं, एक होता है सेल और एक होता है सेंड, ठीक है। अब इसमें जो जो नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल होता है सेल में वो अप्रोक्सीमेटली होता है 0, और सेंड में मैक्सिमम नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो सेल में नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल 0 क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि सेल की परमिटिविटी कितनी होती है, नियरली 0। जब परमिटिविटी 0 है तो इसमें जो आयंस मूव करेंगे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए वहां मूव नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा तो आपका पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा, तो सेल का जो क्लीन सेल है उसका पोटेंशियल हो गया 0, और जो सेंड है उसका पोटेंशियल होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो जब मैं इसको डेप्थ के साथ नहीं है रिकॉर्ड करता हूं तो 0 पे जो वैल्यू आती है, नियरली 0 पे जो वैल्यू आती है वो होती है आपकी सेल की वैल्यू, और इस वैल्यू को बोलते हैं हम सेल बेस लाइन, ठीक है। जो 0 पे वैल्यू आएंगी वो सेल की होंगी और इसको बोलेंगे सेल बेस लाइन। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, द सेल पोटेंशियल इज रिकॉर्डेड एज ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन until it approaches सेल सेंड बाउंड्री। अब जब ये सेल सेंड बाउंड्री पर आएगी तो सेंड की तो हो जाएगी हाईएट, तो ये वर्टिकल से हट जाएगी, ठीक है। until सेल सेंड बाउंड्री कम द स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज रेफर्स टू ए सेल बेस लाइन, और इसका नहीं है ईएसपी होता है 0, क्यों होता है, परमिटिविटी लो होती है, आयंस मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगी, पोटेंशियल आपका जनरेट होगा नहीं। All SP changes arc measured with respect to this सेल बेस लाइन। जो हम नहीं है किसी भी पॉइंट पे एसपी निकालेंगे, चेंज इन एसपी, वो विद रेस्पेक्ट टू सेल बेस लाइन मानेंगे, मतलब 0 को हमने एज अ रेफरेंस पॉइंट मान लिया। 0 पे क्या है आपकी सेल बेस लाइन, और जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है ईएसपी की वो आपकी मिली है क्लीन सेंड के लिए। तो क्लीन सेंड के लिए इसकी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जिसको बोलेंगे सेंड बेस लाइन, ठीक है। तो मैक्सिमम एसपी डिफ्लेक्शन रजिस्टर यूजुअली डिफाइंड एज इमेजिनरी लाइन दैट इज कॉल्ड सेंड बेस लाइन। सेंड की नहीं है, जो ईएसपी जनरेट होता है वो मैक्सिमम होता है, और ये एक लाइन पर आता है, और इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं सेंड बेस लाइन। हमेशा ईएसपी ड्यू टू सेंड ग्रेटर होगा ईएसपी ड्यू टू सेल। देखो मेरे पास क्लीन सेंड है, इसका एसपी है मैक्सिमम, ठीक है, और इस लाइन को, जिस लाइन पे ये आ रहा है उसको बोल देंगे सेंड बेस लाइन। अगर इसमें और अगर क्लीन सेल है तो उसका ईएसपी होगा 0, और उस लाइन को बोल देंगे सेल बेस लाइन, ठीक है। और इसके बीच में जितने भी फॉर्मेशन आएंगे उनका ईएसपी आपका सेंड से कम होगा और सेल से ज्यादा होगा। तो सेंड से कम क्यों हो गया? क्योंकि जितने भी फॉर्मेशन इनके बीच में लाई करेंगे उसमें
सेल और सेंड दोनों मिले होंगे। सेंड की तो आई होती है, लेकिन सेल के जितना सेल का अमाउंट बढ़ता जाएगा उतना आपका ईएसपी की वैल्यू घटती जाएगी। जैसे मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो यहाँ पे सेंड ज्यादा है, सेल कम है, तो इसकी ईएसपी की वैल्यू ज्यादा है। फिर यहाँ की बात करूं तो बराबर होगी, सेंड बराबर होगी, सेल बराबर होगी, तो बीच में आ गई। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे सेल ज्यादा है और सेंड कम है। सेंड ये ग्राफ से नहीं, मतलब सेंड कम है और सेल ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू नियरली जीरो आ गई और क्लीन सेल हो जाएगी तो आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो सेंड होती है उसकी ईएसपी वैल्यू हाई होती है जो क्लीन सेंड होती है, लेकिन ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ सेल, अगर सेंड में सेल जितनी ज्यादा मिक्स करता जाऊंगा उसमें उतनी ईएसपी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और क्लीन सेल आ जाएगी तो आपकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो जो क्लीन सेंड बेस लाइन पे ईएसपी की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ईएसएसपी, दैट इज स्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल या फिर स्टैटिक स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल। ठीक है, और जो सेल बेस लाइन पे वो होती है, क्या कहते हैं, जो सेंड के और सेल बेस लाइन, सेंड बेस लाइन और सेल बेस लाइन के बीच में वैल्यू आती है उसको बोलते हैं ईएसएसपी, ईपीएसपी, सूडो सेल्फ पोटेंशियल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेल की, क्लीन सेल की जो ईएसपी की वैल्यू होगी वो होगी जीरो, क्लीन सेल की ईएसपी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। इनके बीच में जो ईएसपी की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी उसमें सेल का अमाउंट कितना है, जितना सेल का अमाउंट बढ़ता जाएगा आपकी ईएसपी की वैल्यू उतनी घटती जाएगी और क्लीन सेल आने पर जीरो हो जाएगी। इस इमेजिनरी डायल पर जो वैल्यू पड़ती है उसको बोलते हैं ईएसएसपी, दैट इज स्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल, और इन दोनों लाइन के बीच में जो वैल्यू आती है वो होती है ईपीएसपी, दैट इज सूडो स्टैटिक पोटेंशियल। इनके बारे में आगे डिटेल में हम बात करेंगे। ईएसएसपी हमेशा ग्रेटर देन होता है ईपीएसपी। ठीक है, क्योंकि ये क्लीन सैंड के लिए होता है, ये मिक्सिंग ऑफ क्लीन सैंड एंड सेल, और सेल जितना बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू उतनी घटती जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कि कितने अमाउंट है उसमें सेल प्रेजेंट है, जितनी सेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी इसकी वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, और ईएसपी, ईएसएसपी ग्रेटर देन ईपीएसपी, और ये बराबर कब होंगे, ये बराबर कब होंगे, ये बराबर तब होंगे जब इसमें आपका सेल कंटेंट जीरो होगा, जो इन दोनों के बीच में सेल कंटेंट है वो होगा आपका जीरो। ठीक है, तो सेल बेस बाउंड्री और सेंड बेस बाउंड्री मैंने बता दी आपको। मैक्सिमम पोटेंशियल सेंड का होता है, मिनिमम पोटेंशियल सेल का होता है, ये जीरो होता है, ये मैक्सिमम होता है। इस पे जो आता है वो ईएसएसपी होता है, जिस पे आता है इन दोनों के बीच में आता है सेल और सेंड के, वो पीएसपी होता है। ईपीएसपी की वैल्यू घटती जाती है जब आपका सेल कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, और ईएसएसपी की वैल्यू लेस देन होती है क्योंकि इसमें सेल कंटेंट होता है, इसमें प्योर सेंड होती है। और ये बराबर कब होती है, जब नो सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और सेल की नहीं है, क्यों जीरो होती है, क्योंकि इसकी परमिलिटी जीरो होती है, तो नहीं आयन वो कंडक्टिविटी, परमिलिटी जीरो होती है तो कंडक्टिविटी जीरो होती है, कंडक्टिविटी जीरो होती है, आयन मूव नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट मूव नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मूव नहीं कर पाएगा तो पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है ठीक है, तो एसपी से कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये मैंने बता दिया। एसपी से नहीं है, एसपी क्या है ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, अरे यार एक सेकेंड, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि एसपी इधर बढ़ रहा है पॉजिटिव, एसपी की वैल्यू और नेगेटिव, ये जीरो लाइन है। ठीक है, सेल की लाइन है, और हमारी वैल्यू मिल रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ए पॉइंट कौन सा हो गया, क्लीन सेंड का कह सकता हूं, बी पॉइंट कौन सा हो गया, मिक्सिंग का कह सकता हूं, और ये नियरली टेंड जीरो कर रहा है तो इसमें क्लीन सेल का कह सकता हूं, और इस लाइन पर आ जाए वो क्लीन सेल हो ही जाएगी, बस वो है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, एसपी का रिकॉर्डिंग आपने जान ली।
अब मैंने क्या कहा था कि जो Sp है वो दो पोटेंशियल से मिलकर बना होता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल जनरली डिप्लेटेड रिजर्वायर में प्रेजेंट होता है, वो स्पेशल केस हो गया। तो मेनली कौन सा प्रेजेंट रहता है, ई टोटल दैट इज ESP दैट इज ECE केमिकल। ठीक है, और ई केमिकल की वैल्यू कितनी होती है, ई लिक्विड जंक्शन और ई मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे ई लिक्विड जंक्शन, मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या चीज होती है। ठीक है, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या चीज होती है ये आप समझो। देखो, मैंने एक बेल बोर ड्रिल किया, इसमें आपकी बढ़ रही है ड्रिलिंग मड, ये आपका है फॉर्मेशन सैंड, ये आपका है फॉर्मेशन सेल। ठीक है, ये ड्रिलिंग मड में आपका लिक्विड पार्ट होगा और सॉलिड पार्ट हो गया, लिक्विड सॉलिड। ये परमेबल फॉर्मेशन है, इसमें से क्या हुआ, लिक्विड पार्ट इसमें एंटर कर गया। मान लो यहां तक आपका लिक्विड पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन का वाटर, फॉर्मेशन में तो वाटर होगा, और ये हो गया आपका लिक्विड पार्ट ऑफ मड, जिसको बोलते हैं मड फिल्ट्रेट। जो मड होता है उसका लिक्विड पार्ट फिल्टर होके फॉर्मेशन में एंटर कर जाए, इन्वेड कर जाए, उसको बोलेंगे मड फिल्ट्रेट। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इन्वेड ऑफ मड फिल्ट्रेट। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गई इन्वेजन ऑफ मड फिल्ट्रेट। मड का लिक्विड पार्ट इसमें एंटर कर गया, तो ये हो गया लिक्विड पार्ट और ये हो गया फॉर्मेशन का क्या कहते हैं, वाटर। ठीक है, जनरली क्या होता है कि सैलिनिटी होती है ना, वो आपकी फॉर्मेशन की वाटर की ज्यादा होती है और सैलिनिटी ऑफ मड फिल्ट्रेट कम होती है। ठीक है, तो सैलिनिटी इसकी कम है, तो इसके मैं कह सकता हूं रेजिस्टिविटी ऑफ मड फिल्ट्रेट ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, और इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल सैलिनिटी ऑफ मड फिल्ट्रेट कम होगी सैलिनिटी ऑफ वाटर, फॉर्मेशन वाटर। अब देखो, इसमें सैलिनिटी ज्यादा है, इसमें सैलिनिटी कम है, तो सैलिनिटी क्या, सॉल्ट के अमाउंट की प्रेजेंटेशन इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो हमने ये देखा है कि जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है सॉल्ट का, तो मूवमेंट ऑफ आयंस होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो क्या होगा, यहां पर क्या प्रेजेंट है, ज्यादा सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब सॉल्ट, सॉल्ट मतलब Na+ और Cl-, यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। मान लो ये 1 पार्ट है और ये 10 पार्ट है, तो क्या होगा, यहां से इस मेम्ब्रेन पर, ये आपका मड फिल्ट्रेट है, ये आपका फॉर्मेशन वाटर है, यहां से आपके फॉर्मेशन से जो वाटर है फॉर्मेशन का, उससे मड फिल्ट्रेट की तरफ आयंस मूव करेंगे, दैट इज Na+, Cl- और Cl-। ठीक है, आयंस मूव करेंगे। ठीक है, अब जो मूवमेंट होता है वो Na+ का कम होता है और Cl- का ज्यादा होता है, मतलब स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ Cl फ्रॉम मड फॉर्मेशन वाटर टू मड फिल्ट्रेट ज्यादा होगा और Na+ का कम होगा। ठीक है, और ये मूवमेंट कब होगा, कब तक होगा, जब तक इसमें इक्विलिब्रियम ना आ जाए, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना आ जाए। तो यहां से Cl- आयन मेनली 1 सेकेंड, यहां से Cl- आयन मेनली मूव कर रहे हैं कहां से, फॉर्मेशन के वाटर से आपके मड फिल्ट्रेट में। तो Cl- आयन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, फॉर्मेशन के वाटर से आपके
मड फिल्ट्रेट में। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, जब नहीं आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक है, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ Na+ और Cl- आयंस आपकी करंट जनरेट होगी, और करंट जनरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, Cl- आयन, क्योंकि Cl- आयन का मूवमेंट ज्यादा है NaCl से। तो जो ये करंट जनरेट हुई है इसके कारण आपका पोटेंशियल जनरेट होगा, क्योंकि जो करंट जनरेट हुए इसके कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहां से Cl- जा रहे हैं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो एक बैटरी बन गई, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो करंट फ्लो कहां से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जब करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उसी पोटेंशियल को आप कहोगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की दो लिक्विड के जंक्शन पर पोटेंशियल जनरेट हो गया ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ Na+ Cl- आयन टू द मड फ्रॉम फॉर्मेशन वाटर टू मड फिल्ट्रेट ड्यू टू द डिफरेंस इन सैलिनिटी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, Cl- ज्यादा होगा तो माइनस यहां पर आ गए, प्लस यहां पर आ गए, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इधर है तो करंट मूवमेंट इधर हो जाएगा, बैटरी जनरेट हो गई, वोल्ट पोटेंशियल जनरेट हो गया, उसी पोटेंशियल को लिक्विड के जंक्शन पे आप बोलोगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि बैटरी जनरेट हो गई, पोटेंशियल जनरेट हो गया, लेकिन सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी सिर्फ क्या हुआ है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मैंने बताया है कैसे जनरेट होता है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि एक बैटरी बन गई लिक्विड जंक्शन पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, इसके कारण पोटेंशियल जनरेट हो गया, इसको बोलेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल या फिर ई लिक्विड जंक्शन। ठीक है, अभी बैटरी, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बैटरी बनी है। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज देखो, मैंने क्या एजम्पशन माना था इसमें कि आपका मड फिल्ट्रेट की रेजिस्टिविटी कम है, ज्यादा है फॉर्मेशन वाटर की रेजिस्टिविटी से। अगर आप इसको उल्टा मान लोगे, मैंने एजम्पशन तो ये माना है अपने कैलकुलेशन के लिए, अगर आप इसको उल्टा मान लोगे तो सिंपली क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, बैटरी इस तरीके से बनेगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, रहेगा तो, और जो वोल्टेज जनरेट होगा वो भी लिक्विड जंक्शन होगा। तो ये रेयर केस होता है, ये आपके जनरली आता नहीं है, मैंने आपको इससे समझाया तो आप इसको याद रखना, बाकी आप सेकंड को तो अपने आप बना दोगे। ठीक है, तो एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तो आ गया। ठीक है, देखो ये बाउंड्री है, ये बी का सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे Na+ Cl की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मूवमेंट होगा Na का कम होगा, Cl का ज्यादा होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ हो गया, तो करंट का फ्लो इस तरफ हो गया, तो बैटरी बन गई दिस पॉजिटिव नेगेटिव, और वोल्टेज जनरेट हुआ वो हो जाएगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट पोटेंशियल, बैटरी बनी है अभी, सर्किट नहीं बना, अब नेक्स्ट पोटेंशियल पढ़ेंगे हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो यहां पर थी आपकी सेंड और यहां पर थी आपकी सेल, ये था आपका बोर होल। ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच में तो इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब Na+ Cl- Na+Cl- Na+Cl- यहां पर मड भर ही रहा है। अब ये है सेल, तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस इन कंपेरिजन टू दिस कम हो गई, कम हो गई, तो कायदे से क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज ये होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज ये होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, करंट कहां से कहां फ्लो करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, और जब करंट फ्लो करेगी तो बैटरी बन गई दिस इज, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसको बोलेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज EM। अदर मेथड आप ये समझ सकते हो कि यहां पर सैलिनिटी है वाटर की, वो ड्रिलिंग मड की, वह कम है सैलिनिटी ऑफ दिस और दिस से,
तो यहां से Na+Cl मूवमेंट होगा आयंस का, और यहां से Na+Cl मूवमेंट होगा आयंस का, क्योंकि सेल में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो पहले तो सेल में से मूवमेंट ऑफ आयंस वैसे ही कम होता है, ठीक है, पहले तो सेल में मूवमेंट ऑफ आयंस वैसे ही कम होता है ड्यू टू लो परमिटिविटी, लेकिन थोड़ा बहुत होता भी है। तो सेल में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मोंटमोरोलाइट में आप ड्रिलिंग फ्लू में पढ़ोगे कि ये खाली फ्लो कराती है Na+ आयंस का, Cl- आयंस को जो रिटार्ड कर देती है, तो यहां से Na+ आयंस मूव होंगे और यहां से भी Na+ आयंस मूव होंगे, तो यहां पर क्या हो गया Na+ आयंस, तो पॉजिटिव इधर आ गया क्योंकि प्लस आयंस मूव हो रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर बन गई करंट कहां से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट कहां से फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो हो गया। इस तरीके से भी समझ सकते हो आई, और इस करंट की वजह से एक बैटरी बनी, तो ये हो गया पोटेंशियल जनरेट, जिसको बोलेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो था हमारा लिक्विड पोटेंशियल, ठीक है, लिक्विड पोटेंशियल। और तो दो बैटरी बन गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो करंट कहां से फ्लो हो रही थी, पहले यहां से हो रही है, अब यहां से हो रही है, तो इतना तो हम कर्व कवर कर लिए। अब यहां से यहां पर कैसे आएगा, ठीक है, इस कर्व को पूरा करने के लिए मेरे को इस चक्कर को पूरा करना है, तो यहां से यहां कैसे आएगा। देखो यहां पर जो सैलिनिटी की कंसंट्रेशन है वो यहां के कंपैरिजन कम होगी, क्योंकि यहां पे जो क्लोराइड आयन का मूवमेंट हुआ था वो सिर्फ एक ही फॉर्मेशन से हुआ था, और यहाँ पर जो क्लोराइड आयन का आयंस का मूवमेंट होगा दैट इज Na+ का, वो इस फॉर्मेशन से भी होगा, इस फॉर्मेशन से भी होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर नहीं कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो मूवमेंट ऑफ आयंस यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर भी एक करंट जनरेट होगी। तो एक कर्व बन गया, पहले यू जा रहा था, फिर यू जा रहा था, अब यू जा रहा है, तो पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो गया आई का, ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो गया तो आपका पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो ई लिक्विड जंक्शन की डायरेक्शन है वो ई मेम्ब्रेन की डायरेक्शन के बराबर है, तो यहां पर जैसे यहां से करंट, फिर करंट, और फिर यहां से करंट, और यहां पर आपका क्या है इलेक्ट्रोड, ये रेस्ट पोटेंशियल की इलेक्ट्रोड, तो करंट यहां से होकर जा रहा है, तो करंट जाएगा तो पोटेंशियल हम यहां पर मेजर कर सकते हैं। तो जो ESP, ET, E टोटल, ESP आएगा, वो दोनों का समेशन होगा, ई लिक्विड जंक्शन और ई मेम्ब्रेन का। क्यों होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ESP, ई लिक्विड जंक्शन कैसे होता है, जनरेट सेल्फ होता है, और ई देखो इसमें हमने कोई, इसमें इस इलेक्ट्रॉन ने इस फॉर्मेशन के साथ कोई छेड़छाड़ करी नहीं करी, ये तो बेचारा अपनी जगह पर स्थिर है, जो भी काम हुआ है फॉर्मेशन ने अपने आप किया है, इसलिए तो इसको बोलते हैं नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल, जो अपने आप जनरेट हुआ। इस इलेक्ट्रॉन ने इसमें कुछ भी नहीं किया, बस इसने तो जो करंट यहां से फ्लो हो रहा था उसको जनरेट कर लिया, उसके पोटेंशियल जनरेट कर लिया, इसलिए तो उसको बोलते हैं नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल। तो जो ET, ESP वो किसका कॉम्बिनेशन है, ई लिक्विड जंक्शन और ई मेम्ब्रेन का। क्यों कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। इस तरीके से देखो ओरिजिनल कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो यहां से मूवमेंट होगा, प्लस यहां से मूवमेंट होगा Na+ का, तो यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि है नेगेटिव चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहां से यहां पर मूवमेंट हुआ तो यहां पर कंसंट्रेशन होगा, तो प्लस से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, तो ये हो गया I, और यहां से यहां तक लिक्विड जंक्शन का हो रहा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एक सर्किट बन जाएगा, ठीक है। सर्किट बन जाएगा तो आपका नहीं है ET और ESP आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया ET, ई टोटल स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल, ई टोटल मतलब टोटल पोटेंशियल, टोटली नेचुरल अकरिंग पोटेंशियल, और सेल्फ पोटेंशियल या फिर स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल प्लस ई मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बराबर आ गया। ई लिक्विड जंक्शन की वैल्यू होती है आपकी -11.81 log RMF अपॉन RW, और ये होती है -59.15 log RMF अपॉन RW, और इन दोनों को नहीं है जब समेशन में डालेंगे माइनस ही होगा, लेकिन एडिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक चीज याद रखना, ये अगर 1 है तो ये होगी आपकी 5, मतलब
11, ये 71 है ना, ये 1 मैंने कह दिया, ये 5 कर दिया, तो दोनों का समीशन 6 हो गया। मतलब 71 में 6 का डिवाइड करोगे और एक पार्ट इसको दे दोगे और 5 पार्ट इसको दे दोगे। जैसे 71 में अगर मैंने 6 का डिवाइड किया तो ये आ गया समथिंग 11.81, ठीक है। और इसमें अगर 5 का डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा 59.15। मतलब ये इसकी 5 गुना वैल्यू है। दोनों मिलाकर 6 बनाएंगे, 6 की वैल्यू आ गई -71, ठीक है। तो ये आपस में ऐसे कोरिलेटेड, दैट इज ई लिक्विड जंक्शन 5 टाइम्स है ई एम के, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। नेगेटिव में आती है इसकी वैल्यू, तभी तो नहीं है, हम नहीं है नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिस साइड लेते हैं, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिस साइड लेते हैं, जिससे स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव दिस साइड आ जाती है और नेगेटिव दिस साइड आ जाती है, ठीक है। और क्या रह गया आपका, ठीक है। और एक और बात, इस वैल्यू को मैं 71 को कभी कभी लिख देता हूं के, ठीक है। और ये के डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पर, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 505 प्लस 505 प्लस टी अपॉन 8, और जो टी आएगा वो होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। और जो 71 वैल्यू आती है वो आती है यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखने पर, 26 डिग्री सेंटीग्रेड रखने पर। 26 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे, पहले आप नहीं है 32 का प्लस करके, वो कुछ फॉर्मूला होता है उसका कन्वर्जन से, ठीक है। तो इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करो, यहाँ पर रखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 71। तो 71 की जगह पर समटाइम्स आता है के डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, इसका फॉर्मूला ये होता है। और अगर मैं इसमें 26 डिग्री रखूं सेंटीग्रेड में, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करके रखूं, तो ये आएगा आपका 71, ठीक है। तो ESP किससे जनरेट होता है, केमिकल और काइनेटिक। डिप्लीटेड रिएनवायरमेंट होता है और आपका केमिकल हर रिएनवायरमेंट होता है। तो केमिकल दो तरीके का होता है, लिक्विड जंक्शन और मेम्ब्रेन, दोनों को बता दिया, दोनों की वैल्यू निकाल दी, तो आपका ई टोटल ESP आ गया, लिक्विड जंक्शन मेम्ब्रेन जंक्शन। ई लिक्विड की ये वैल्यू होती है, ई जंक्शन की ये वैल्यू, मेम्ब्रेन की ये वैल्यू होती है, दोनों की ऐड होकर ये आ गई 71 की। आप के ले सकते हैं, के की वैल्यू दिस होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। अगर टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड रखूं, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके, तो ये 71 की वैल्यू आ गई। जो इसकी वैल्यू होती है, ये 1 होगी तो ये 5 होगी, तो इनमें दोनों में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इनमें 3 केस बनते हैं, ठीक है। और जो ये टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर आप पता है कहां का लोगे, सरफेस का नहीं लोगे। ये टेम्परेचर लोगे आप जिस पॉइंट पर निकाल लो, टारगेट डेप्थ का टेम्परेचर लोगे। सब सरफेस में टारगेट डेप्थ का टेम्परेचर आप लोगे। टेम्परेचर भी 2 तरीके के होते हैं ना, एक सरफेस का, एक नहीं टारगेट डेप्थ का। दोनों में अंतर हो जाएगा ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। जैसे कि 2.3 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 100 फीट बढ़ रहा है। अगर सरफेस का टेम्परेचर 60 फ़ारेनहाइट है और मैं 2000 फीट की बात कर रहा हूं, तो 100 फीट में कितना बढ़ रहा है, 2.3। तो 2000 फीट में कितना बढ़ जाएगा, मतलब 2000 फीट में बढ़ जाएगा आपका 23 into 2, दैट इज 46 फ़ारेनहाइट। आप 60 डिग्री में ऐड करोगे तब इस टेम्परेचर पे पहुंचोगे आप एट दी डिजायर्ड पॉइंट पे। अब इसमें बनते हैं 3 केस, और उन केसों को पढ़ेंगे हम। अभी हमने काइनेटिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा, अभी हम केमिकल पोटेंशियल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी केमिकल पोटेंशियल में हमने लिक्विड जंक्शन और वो पढ़ा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी हमने अभी हम इसमें देखेंगे 3 केस। फॉर्मूला क्या है, ESP इक्वल टू माइनस, मैं के की वैल्यू लेके चलूंगा क्योंकि नहीं है, मैं जनरलाइज करूंगा। 71 नहीं है आपकी, 26 सेंटीग्रेड पर आती है, दैट इज log RMF अपॉन RW। इसमें बनेंगे 3 केस। पहला केस है कि आपकी फ्रेश वाटर हो, फ्रेश फॉर्मेशन वाटर हो, मतलब सैलिनिटी ऑफ फॉर्मेशन वाटर कम है, आपकी सैलिनिटी ऑफ फॉर्मेशन वाटर कम है सैलिनिटी ऑफ मड वेट से, मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ फॉर्मेशन वाटर ज्यादा है
रेजिस्टिविटी ऑफ फॉर्मेशन वाटर ज्यादा है रेजिस्टिविटी ऑफ मड से, ठीक है। तो जब ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी तो ये 1 से स्मॉलर आएगा, ये 1 से स्मॉलर आएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एसपी आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। जब फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर मतलब सैलिनिटी ऑफ वाटर लेस देन है सैलिनिटी ऑफ मड फिल्ट्रेट, और एक तरीके से ये भी कह सकता हूं रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर ज्यादा है रेजिस्टिविटी ऑफ मड फिल्ट्रेट से, ठीक है। ये केस हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था तुमसे कि सैलिनिटी ऑफ वाटर ज्यादा होती है, सैलिनिटी ऑफ वाटर ज्यादा होती है सैलिनिटी ऑफ मड फिल्ट्रेट से। मैंने पूरा डेरिवेशन इसके हिसाब से किया तो मेरा क्या आया, ESP नेगेटिव। लेकिन अब मैंने पूरा क्राइटेरिया कर दिया चेंज, सैलिनिटी ऑफ वाटर ज्यादा कम कर दी सैलिनिटी ऑफ मड फिल्ट्रेट से, तो रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएगी रेजिस्टिविटी ऑफ मड फिल्ट्रेट से। तो जो करंट की डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, फिर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, फिर इस डायरेक्शन फ्लो हो रही थी, वो तीनों डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। अब करंट की डायरेक्शन ये दिस हो जाएगी, ये दिस हो जाएगी और ये दिस हो जाएगी। तो उस इसमें आ रही थी ESP की वैल्यू नेगेटिव, दैट इज दिस, ये नेगेटिव का साइन आ रहा था, और इसमें ESP की वैल्यू अब हो जाएगी पॉजिटिव। और देखो SP की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव कैसे आ रही है, ये ज्यादा हुआ ये कम हो गया, इसकी वैल्यू 1 से लेस देन होगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो वो केस भी आपका कवर हो गया। सेकंड केस जिसका मैंने डेरिवेशन किया है दैट इज सॉल्ट वाटर, दैट इज सॉल्ट वाटर मतलब सैलिनिटी ऑफ वाटर ज्यादा है सैलिनिटी ऑफ मड फिल्ट्रेट से। मड फिल्ट्रेट समझ गए ना, कि जो मड ड्रिलिंग मड यूज कर रहे हैं उसमें से जो लिक्विड पार्ट है वो इन्वेड हो जाए फॉर्मेशन में ड्यू टू फॉर्मेशन की परमेबिलिटी के कारण, पोरोसिटी के कारण, ठीक है। तो सैलिनिटी ज्यादा तो रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर कम होगी रेजिस्टिविटी ऑफ मड फिल्ट्रेट से। तो ये कम है ये ज्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव 1 से ज्यादा आएगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ESP कैसा आएगा, नेगेटिव। तो वही केस आ गया कि ESP नेगेटिव आएगा, ठीक है। एक और चीज, रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सैलिनिटी के, और सैलिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा हो तो यहां से कोरिलेट कर लेना। थर्ड केस आपका इंपोर्टेंट केस है। ये क्या केस है, ये आप देखिए कि रेजिस्टिविटी ऑफ मड फिल्ट्रेट इक्वल हो जाए रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर के, तो जो आपकी वैल्यू आएगी ESP की दैट इज -K log RMF RW। जब ये दोनों बराबर हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, log 1 होता है 0, तो ESP की वैल्यू आ गई 0। मतलब जो आपका SP log है वो नो डिफ्लेक्शन देगा। तो ये हो गया इसका लिमिटेशन कि ESP हम तब यूज नहीं कर सकते जब आपकी रेजिस्टिविटी ऑफ मड और रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर और रेजिस्टिविटी ऑफ मड फिल्ट्रेट सेम हो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें नहीं है, ये हो गया आपका ड्रॉबैक कि हम तब यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपकी फुलफिल हो गई, ठीक है। अब क्या है, आपने ESP निकाल दिया ड्यू टू केमिकल पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन निकाल लिया, मेम्ब्रेन निकाल लिया, टोटल वैल्यू निकाल ली और उनके केसेस देख लिए और कंबेशन नहीं हुआ तब देख लिया। अब मेरे को पॉइंट्स बताते चलना आप, ठीक है, कि क्या ESP की वैल्यू तब मेजर हो सकती है जब सेल और सैंड में से कोई एक फॉर्मेशन प्रेजेंट हो, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सैंड प्रेजेंट होगी तो आपका सर्किट बस ये बनेगा, बैटरी बनेगी, सर्किट बनेगा ही नहीं। तो जब ये सर्किट नहीं बनेगा तो आप यहाँ पे जो टूल है उससे आप नहीं है ESP की वैल्यू कैसे मेजर करोगे, ठीक है। तो सैंड के प्रेजेंट होने से नहीं हो सकती। क्या सेल के अकेले प्रेजेंट होने से हो सकती है, नहीं हो सकती, तो सेल की परमिबिलिटी तो वैसे ही 0 होती है, तो नहीं है, पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा। तो ESP हम कहां पर यूज कर सकते हैं, जब ये दोनों फॉर्मेशन कंटिन्यूअस में प्रेजेंट हो, या फिर एक सेल फॉर्मेशन को 2 सैंड के फॉर्मेशन सैंडविच कर रहे हो। सेकंड, आपकी वाटर बेस्ड मड में यूज हो सकता है, ऑयल बेस्ड मड में यूज नहीं होगा, ये मैं बता चुका हूं। थर्ड, आपका परमेबल फॉर्मेशन हो,
ठीक है। वाटर बेस्ड मड में नहीं है आपकी मतलब ईएसपी की वैल्यू जनरेट होगी, ऑलवेज मड में नहीं होगी। परमिएबल फॉर्मेशन में होगी, इम्परमिएबल फॉर्मेशन में नहीं होगी। सैंड सेल सीक्वेंस में होगी, अकेले किसी एक फॉर्मेशन में नहीं होगी। 4 आपकी रेजिस्टिविटी ऑफ मड फिल्ट्रेट रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर के बराबर ना हो तब होगी। इन चारों केसेज में आपकी ईएसपी जनरेट होगी, अन्यथा अगर ये बराबर होगा तो नहीं जनरेट होगी, इम्परमिएबल होगा तो नहीं जनरेट होगी, वाटर बेस्ड मड हो गया तो नहीं जनरेट, ऑयल बेस्ड मड होगा तो नहीं जनरेट होगी। इनमें से किसी एक फॉर्मेशन प्रेजेंट हो गया तो नहीं जनरेट होगी। अगर इम्परमिएबल फॉर्मेशन है और जैसे अगर नहीं है ईएसपी जनरेट नहीं हुआ और उसका रीजन इम्परमिएबल फॉर्मेशन हुआ तो उसका रीजन इम्परमिएबल फॉर्मेशन हुआ तो आपका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इम्परमिएबल फॉर्मेशन में आप हाइड्रोकार्बन निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको केस बता दिए कि कहां कहां पर हम एसपी यूज कर सकते हैं, कहां कहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो कि बिहेवियर ऑफ एसपी डाटा बिहेवियर ऑफ एसपी डाटा बाय डेप्थ। देखो ये सेल फॉर्मेशन है, ये सेंड फॉर्मेशन है। सेल फॉर्मेशन से करंट निकलेगा और सेंड फॉर्मेशन में करंट जाएगा। तो ईएसपी की वैल्यू पहले, ईएसपी का स्लोप पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा। तो जहां पर ईएसपी का स्लोप चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो जहां पर स्लोप चेंज हो गया वो होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और वो क्या इंडिकेट करेगा आपकी बाउंड्री बिटवीन सेल एंड सेल। ठीक है, सेल एंड सेल की बाउंड्री इंडिकेट करेगा। सेकंड, रेजिस्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा दिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के। ये मैंने सेल बाउंड्री का नहीं है, सेल एंड बाउंड्री का मैंने इंडिकेशन बता दिया। यहां पर स्लोप ऑफ एसपी चेंज हो जाए, क्यों होगा, स्लोप क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर तो सेल से करंट निकलेगी और यहां पर सेंड में करंट जाएगी। ठीक है, अब इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जो वो आपका रेजिस्टिविटी ऑफ सेल, रेजिस्टिविटी ऑफ क्या कहते हैं सेंड और रेजिस्टिविटी ऑफ मड फिल्टर पे डिपेंड करता है। और इसकी डिपेंडेंसी हम देखेंगे कल। साथ के साथ हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, और एसपी लॉग में हम करेंगे न्यूमेरिकल। साथ के साथ एसपी लॉग की वैल्यू निकालना सीखेंगे, जो जैसे हमारा नहीं है एसपी लॉग है। ठीक है, इसमें हमने ये पोटेंशियल जनरेट कर लिया, तो ये पोटेंशियल से हम नहीं है कितनी फॉर्मेशन की देखो कितनी फॉर्मेशन की नहीं है, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, कितनी फॉर्मेशन की परमेबिलिटी है वो हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, परमेबिलिटी पोरोसिटी जो भी है डिटेक्ट करेंगे। तो कल क्या देखेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट, और आपके लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और इसके न्यूमेरिकल, और उसकी वैल्यू निकालना कि अगर पोटेंशियल यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया तो उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। थैंक यू।